आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे दरवाजे से जिसे खोलते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। इस फैक्ट्री में सिर्फ मशीनें नहीं टूटी थी, यहां समय, हवा और जिंदा रहने की उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। लेकिन सबसे डरावना था वो एहसास कि अर्जुन अकेला नहीं है। सावधान रहिए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो दिल कमजोर वालों के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं खूनी मंजर। रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में थी। शहर के बाहरी हिस्से में खड़ी आर के टेक्सटाइल फैक्ट्री, जो पिछले 18 सालों से बंद पड़ी थी। चारों तरफ टूटी खिड़कियों से हवा ऐसे घुस रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज लगातार अंदर से सांसें भर रही हो। इन टूटी खिड़कियों के शीशे हल्की हवा में बजते मानो कोई अनदेखा हाथ बार बार उन्हें छू कर देख रहा हो। इन टूटी खिड़कियों के शीशे हल्की हवा में बजते मानो कोई अनदेखा हाथ बार बार उन्हें छू कर देख रहा हो। शहर के बाहरी हिस्से में खड़ी आर के टेक्सटाइल फैक्ट्री, जो पिछले 18 सालों से बंद पड़ी थी, अंधेरे में किसी विशाल मरी हुई लोहे की लाश की तरह पड़ी थी। चारों तरफ टूटी खिड़कियों से हवा ऐसे घुस रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज लगातार अंदर से सांसें भर रही हो। इन टूटी खिड़कियों के शीशे हल्की हवा में बजते मानो कोई अनदेखा हाथ बार बार उन्हें छू कर देख रहा हो। खिड़की गल्द से अटलबाले में हवा तभी बिछी हुई हो। फैक्ट्री के बारे में अनगिनत किस्से सुनाए जा चुके थे। कहते थे जहां कटाई मशीनें चलती थीं, वहीं कुछ ऐसा भी चलता था जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती थी। लोग कहते थे उस रात की। पर आरव इन कहानियों को मानने वालों में से नहीं था। बिना डरे हंस देता था। उसे लगता था कि डर बस दिमाग का एक कोना है, जिसे बंद कर दो तो आवाजें भी बंद हो जाती हैं। उसी रात वो अपने दोस्त कबीर के साथ एक शादी से लौट रहा था। दोनों की बाइक फैक्ट्री के पास से गुजर रही थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था और सड़क पर पीले पीले स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी मानो थकी हुई जानवर की तरह झपक रही थी। जैसे ही बाइक फैक्ट्री के सामने पहुंची, हवा एकदम ठंडी हो गई। जली हुई कपड़े जैसी गंध हवा में घुल गई। आरव ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, "ये कैसी बदबू है?" कबीर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, "यही बदबू आती है। यहां सब कहते हैं आग की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाइक अचानक झटके से रुक गई। लाइट्स बुझ गईं। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। आरव उतरा, किक मारी, कुछ नहीं। फिर से कोशिश की, कुछ नहीं। तभी फैक्ट्री की ओर से एक बेहद हल्की पर बिल्कुल साफ आवाज आई, "कोई है?" कबीर ने झटके से आरव का हाथ पकड़ा। "चल यहां से, अभी चल।" पर आरव की आंखें उस ओर टिकी रह गईं। फैक्ट्री का टूटा गेट हल्की हवा में हिल रहा था, लेकिन उसकी हरकत हवा की नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे धक्का देकर छोड़ा हो। आरव के पैर अपने आप उस गेट की ओर बढ़ने लगे। कबीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की। "आदल है, रात के 12 बजे फैक्ट्री में कौन जाता है?" आरव बोला, "शायद कोई फंसा होगा।" आवाज किसी इंसान की थी और गेट के अंदर फुस गया। अंदर कदम रखते ही मानो दूसरी दुनिया में चला गया हो। मशीनें रुकी थीं, पर हवा में उनकी कानों को चीरने वाली गूंज अभी भी घूम रही थी, जैसे वो अब भी चल रही हों। जंग लगे सिलेंडर, टूटे हुए कपड़ों के रोल और चारों तरफ जली हुई धूल। दीवारों पर काले धब्बे, मानो आग कभी ठीक से बुझाई ही नहीं गई थी। आरव की सांसें भारी होने लगी। एक पल को लगा कि वो वापस बाहर भाग जाए, पर उसी समय आरव ये आवाज इस बार इतनी साफ, इतनी पास कि उसकी रीढ़ तक ठंड उतर गई। "कौन है?" उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच किसी चीज की बहुत धीमी चाल, जैसे कोई लोहे पर नंगे पैर चलते हुए धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा हो। आरव पीछे हटने ही वाला था कि उसके पीछे किसी की टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी।
अरे ओ लड़के, यहां क्या कर रहा है? एक बूढ़ा चौकीदार, पतले सफेद बाल, कंधे पर फटी हुई शॉल और आंखों में थकान से ज्यादा डर। आरव को लगा कोई बचाव मिल गया। उसने राहत की सांस ली। बाबा, बाइक खराब हो गई थी। और अंदर से आवाज आई तो देखने आ गया बूढ़ा चौकीदार। टॉर्च नीचे कर दिया, उसकी आंखें फैल गईं। आवाज यहां इस समय उसने आरव की कलाई अचानक बहुत जोर से पकड़ ली। इतना जोर कि आरव दर्द से चीख पड़ा। बाहर चल अभी। क्या हुआ? यहां बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे यादें उसे अंदर से खा रही हो। 18 साल पहले इसी हॉल में 27 लोग जिंदा जल गए थे। और उसके बाद उसने आगे बोलना बंद कर दिया, जैसे उसके शब्दों के पीछे कोई साया खड़ा हो जो उसके मुंह खोलते ही उसे पकड़ लेगा। इसी बीच फैक्ट्री के बीचों बीच अचानक एक मशीन अपने दम आप चल पड़ी, बिना बिजली, बिना आवाज, बस एक धीमी भयंकर कराह के साथ। फिर उस मशीन के पीछे एक काली परछाई दिखाई दी, मानव आकृति जैसी, पर बेहद लंबी और बिल्कुल स्थिर। आरव की सांस अटक गई। कबीर गेट पर खड़ा चिल्लाया, आरव बाहर आ। परछाई हिली नहीं, सिर्फ देखती रही। अगले ही पल वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर लोहे के घिसटने जैसी आवाज। बूढ़ा चौकीदार चिल्लाया, भागो लड़के, ये इंसान नहीं है। और उसने आरव को पूरी ताकत से गेट की ओर धक्का दिया। आरव लड़खड़ाता हुआ बाहर पहुंचा। कबीर ने बाइक स्टार्ट कर ली थी। दोनों उस जगह से ऐसे भागे जैसे पीछे से कोई आग पीछा कर रही हो। बाइक दूर निकल चुकी थी, पर आरव ने एक आखिरी बार पीछे देखा। फैक्ट्री के गेट पर वही परछाई खड़ी थी और उसकी आंखें अब खून जैसी लाल चमक रही थी। बाइक शहर की ओर भागती जा रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई चीज पीछे नहीं बल्कि साथ आ रही हो। कबीर बार बार शीशे में देख रहा था। उसकी उंगलियां हैंडल को इतना कसकर पकड़े थीं कि पैर सफेद हो गए थे। भाई, पीछे कुछ दिखा क्या? कबीर की आवाज कांप रही थी। आरव चुप था। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। वो आवाज जो किसी इंसान की नहीं थी, वो चाल जो किसी जिंदा चीज की नहीं थी, और वो आंखें लाल ठंडी, मानो भीतर ही भीतर जल रही हो। बाइक जैसे ही शहर में दाखिल हुई, सड़कें रोशन हो गईं, लोग दिखाई देने लगे, लेकिन दिल से बेचैनी नहीं उतरी। कबीर ने बाइक रोकी। आरव का चेहरा देखा। तू ठीक है? आरव कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। होंठ हिले, पर शब्द नहीं निकले। वो सिर्फ इतना बोला, कबीर, वो परछाई मेरे तरफ देख रही थी। कबीर ने घबरा कर कहा, बस भूल जा भाई। कहते हैं ऐसी जगहों पर हवा भी आंखों जैसी लगती है। मत सोच। पर आरव सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उस परछाई की ऊंचाई, उसका चलना और वो लाल आंखें, अगर वो भ्रम थी तो इतनी साफ क्यों थी? दोनों कबीर के घर पहुंचे। कबीर ने कहा, रात यही रुक जा, घर अकेले जाएगा तो और डर लगेगा। लेकिन आरव ने सिर हिला दिया, नहीं, मेरी मम्मी अकेली होंगी, मैं चला जाता हूं। कबीर ने फिर रोका, लेकिन आरव नहीं माना। वो पैदल ही सड़क पर चल पड़ा। रास्ता शांत था। शहर की हर रोशनी अचानक उसे कमजोर लगने लगी थी। हवा में अब भी वही जली हुई कपड़े की बदबू थी, पर फैक्ट्री तो अब किलोमीटरों पीछे छूट चुकी थी। तो फिर ये गंध यहां कैसे? आरव ने अपने कदम तेज किए। दूर से एक कुत्ता भौंका, पर उसकी भौंक में डर ज्यादा था, गुस्सा कम। एक मंदिर में डर की पहचान थे, पर फैक्ट्री तो अब किलोमीटरों पीछे छूट चुकी थी। तो फिर ये गंध यहां कैसे? आरव ने अपने कदम तेज किए। दूर से एक कुत्ता भौंका, पर उसकी भौंक में डर ज्यादा था, गुस्सा कम। आरव के हाथ कांप गए। उसने मैसेज खोला, खाली कोई टेक्स्ट नहीं। दूसरा मैसेज तुरंत आया, अब वो तुम्हें ढूंढ रही है।
आरव का पूरा बदन सिहर गया। उसने फोन फेंक दिया, कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई। सब ठीक था, सब शांत था, पर हवा बिल्कुल स्थिर हो गई थी। जैसे कमरे में कुछ खड़ा हो जो हिलता नहीं, सिर्फ देखता हो। बाहर गली में अचानक कुत्तों का झुंड एक साथ चिल्लाने लगा, ऐसी चीख जो रात को चीर दे। आरव खिड़की के पास गया। गली सुनसान थी, लेकिन कुत्ते एक ही दिशा में भौंक रहे थे, उसकी बिल्डिंग की ओर। आरव ने खिड़की से दूर हटने की कोशिश की, पर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसकी सांसें रुक गईं। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन खिड़की का शीशा, उस पर धुंध जमी हुई थी, और उस धुंध पर किसी ने उंगली से लिखा था, मैं यहां हूं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खिड़की तुरंत बंद कर दी और पर्दे गिरा दिए। वो सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद आंखों से बहुत दूर थी। दिल बेकाबू धड़क रहा था। हर आवाज, हर खड़खड़ाहट अब डर बन चुकी थी। अचानक उसकी छत पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज हुई, जैसे कोई इंसान या कोई बहुत भारी चीज छत पर टहल रही हो। आरव ने कान ढक लिए। नहीं, ये मेरा वहम है। पर आवाज बंद नहीं हुई। धीमी होती, फिर तेज, फिर धीमी, फिर बहुत करीब, जैसे छत नहीं उसके ऊपर चल रही हो। फिर छत से धूल गिरी, बिल्कुल उसके बिस्तर के पास। आरव का दिल कांप गया। उसने साहस करके धीमी आवाज में कहा कि कौन है छत पर। कदमों की आवाज एकदम रुक गई। पूरा घर एक पल के लिए मौत की तरह शांत हो गया, और अचानक कुछ जोर से फर्श पर गिरा। आरव ने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा। एक पुराना जला हुआ कपड़े का टुकड़ा, काले धुएं से सना हुआ, ठीक वही गंध जो फैक्ट्री में थी। आरव पीछे हट गया। उसका गला सूख गया था। तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे पर बहुत धीरे, बहुत रेंगती हुई खट-खट की आवाज सुनाई दी। इतनी धीमी पर इतनी गहरी कि लगता था कोई अपने नाखून से दरवाजा कुरेद रहा हो। कौन है? आरव चिल्लाया। खटखटाहट रुक गई। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर इस बार तेज, भयानक, जैसे कोई अंदर आने की जिद कर रहा हो। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्या चाहिए? दरवाजे के पीछे से एक फुसफुसाहट आई, बिल्कुल वही आवाज जो फैक्ट्री में मशीनों के बीच गूंज रही थी। तुमने मुझे देखा? आरव के हाथ पांव सुन्न हो गए। फिर अब मेरी बारी है। और उसी पल कमरे की लाइट्स तेजी से झपकी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जैसे ही लाइट बंद हुई, दरवाजे के नीचे की दरार में से 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। कमरे में लाल आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन आरव का दिल अब भी जैसे पंखों से फड़फड़ाता रहा। उसने खुद को हिम्मत दी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। हाथ कांप रहे थे, पसीना सिर पर चढ़ाया था। कौन कौन है वहां? उसकी आवाज अब तक कांप रही थी। कुछ जवाब नहीं आया, लेकिन कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने उसे अपनी छाया में दबा लिया हो। आरव ने टेबल से लैंप उठाया। लाइट जलाते ही देखा कमरे की दीवार पर काले धुएं के निशान, जैसे हाथों की बनावट में उभरे हों। निशान जैसे किसी ने उसे जोर से दबाया हो। आरव अब समझ गया था कि फैक्ट्री की परछाई उसके पीछे आ ही गई थी। उसने फोन उठाया, कबीर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की सिग्नल बार बार गायब हो रही थी। कबीर सुन रहा है। फोन में सिर्फ स्टैटिक की आवाज गूंज रही थी। अचानक स्क्रीन ब्लिंक हुई और फिर उस पर एक तस्वीर आ गई। तस्वीर फैक्ट्री की, और उसके पीछे खड़ा वही अजीब काला साया जो लाल आंखों वाला था। फिर फोटो बदल गई। अब ये तस्वीर उसके कमरे की थी और उसकी खिड़की की परछाई वहां साफ नजर आ रही थी। आरव के पैर पांव के नीचे जैसे जमी हुई हो। दिल एकदम थम गया। आरव ने खुद को संभाला। उसने खिड़की के पर्दे खींचे। नीचे गली में कुछ भी नहीं, लेकिन उसके कानों में अब भी वही फुसफुसाहट थी, तुमसे मिलने का समय आ गया। आरव ने बिस्तर से लैंप उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हवा ठंडी थी, पर कमरे में लगी गर्मी अब गायब थी। हवा में वही मिठास थी, केसरिया मावा बर्फी जैसी,
जो फैक्ट्री में थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे के नीचे की दरार से वही लाल आंखें चमक रही थीं और धीरे धीरे बढ़ रही थी। आरव दौड़ पड़ा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। हॉल में कदम रखते ही आवाजें तेज हो गई। फुसफुसाहट, हंसी और अचानक एक जोरदार थक से हॉल का एक पुराना पंखा फर्श पर गिर गया और उसके पास की दीवार से भारी धूल गिरने लगी, जैसे कोई हाथ फर्श को खुरच रहा हो। आरव ने जल्दी से फोन निकाला, कबीर को मैसेज भेजा, तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा, फैक्ट्री में कुछ गलत है, मुझे पीछा किया जा रहा है। फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई और गायब हो गई। अब नेटवर्क भी नहीं था। आरव ने दरवाजे की ओर देखा। काली परछाई वहां खड़ी थी। लाल आंखें अब और तेज चमक रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। आरव ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई। वो पीछे हटता गया, लेकिन कदमों की आवाजें भारी धीरे, जैसे उसके साथ चल रही हो। उसने एक पुरानी कुर्सी उठाई। परछाई ने सिर्फ उस पर चुपचाप देखा, जैसे ये सिर्फ उसका डर महसूस करना चाहती हो। आरव ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी धीरे धीरे खुल रही थी और उसके भीतर से धुंधली आकृतियां बाहर झांक रही थीं। वो आकृतियां जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, लेकिन चेहरा, नाक, आंखें सब कुछ भयानक रूप ले चुका था। आरव की सांसें रुक गईं। वो जानता था कि ये कोई सपना नहीं, वास्तव में उसके सामने फैक्ट्री की पुरानी आत्माएं जीवित हो चुकी थीं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर फर्श से चिपक गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। आरव ने अपनी आंखें बंद की। मत जाओ, उछाले से निकल लो, किया कि कमरे की हवा हल्की हो गई और उसके कानों में आवाज गूंजी, डर कर भागा नहीं, अब तुम्हें खेलना होगा। आरव ने महसूस किया कि परछाई उसे खींच रही थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल का फ्लैश ऑन हो गया। एक तेज रोशनी फैली और फैक्ट्री की पुरानी मशीनें अचानक चालू हो गईं। गड़गड़ाहट, झनकार और बिजली की चमक, जिससे परछाई पीछे हट गई। आरव ने मौका देखा। वो तेजी से बाहर भागा। हवा में मिठाई जैसी गंध अब और तेज थी, पर वो जानता था अगर परछाई पीछा करेगी तो उसे कभी छोड़ नहीं पाएगी। आरव ने सीढ़ियां चढ़कर पिछली गली में प्रवेश किया, पर रास्ता अंधेरे में धुंधला था। उसने पीछे मुड़कर देखा। परछाई धीरे धीरे खिड़की में नजर आई, जैसे कहे रही हो अभी खत्म नहीं हुआ। आरव ने अपनी आखिरी ताकत लगाई। वो दौड़ता रहा और जैसे ही फैक्ट्री से बाहर आया, हवा सामान्य हो गई और खामोशी ने जगह ले ली। लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने समझा ये रात फैक्ट्री की आत्माओं ने उसे चुन लिया था। आरव ने अपने हाथ से माथा पोंछा। फोन देखा। कबीर का मिस्ड कॉल आया था। कहाँ हो भाई, मैंने तुम्हें बुलाया था, कुछ हुआ? आरव ने गहरी सांस ली और अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस फैक्ट्री और उसकी आत्माएं अब भी मुझे नहीं भूलेंगी। आरव ने खुद को कार में फंसाया और दरवाजा बंद किया। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। सांसों की आहट बाहर की खामोशी में गूंज रही थी। उसने फोन खोला, कबीर को कॉल करने की कोशिश की। सिग्नल थोड़ी देर बाद आया। कबीर, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारा कॉल रुक रुक कर आ रहा था। आरव, कबीर कुछ अजीब हो गया, फैक्ट्री में जैसे जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। कबीर, तू ठीक है? कहाँ है अभी? आरव, बस बाहर आया हूं, पर मुझे लग रहा है वो अभी भी पीछे है। आरव ने कार स्टार्ट की, लेकिन सड़क अंधेरी थी और फैक्ट्री की छाया अभी भी पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही उसने हेडलाइट्स ऑन की, सड़क के बीच में पुराने फैक्ट्री के टूटे पड़े अवशेष चमकने लगे। कंकाल जैसी मशीनें, तंगी गलियां और टूटे हुए लोहे के ढेर, हर जगह एक अजीब डर फैला रहा था। आरव, कबीर, अगर तू यहां होता तो क्या करता? कबीर, मैं तो तुरंत पीछे हटता। ये जगह भूतों की नहीं, किसी रहस्यमय शक्ति की है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें सड़क पर टिकी रखी।
लेकिन अचानक सामने रोड पर कुछ चमक गया, लाल और पीली रोशनी, जैसे किसी ने फैक्ट्री की आग जलाई हो। आरव ने रोशनी की ओर देखा। सड़क पर बिखरी हुई कुछ पुरानी फैक्ट्री की मिठाई के टुकड़े थे, केसरिया मावा बर्फी की खुशबू। फिर हवा में फैली, जैसे वही परछाई ने उन्हें बाहर तक बुलाया हो। आरव, ये तो वही मिठाई है, वो डब्बा। क्या ये सच में वहीं से आया? उसने कार रोकी, नीचे उतरकर टुकड़े उठाए, पर हर टुकड़ा जैसे उसके हाथ में खुद ही बदल रहा हो। और फिर वो टुकड़ा अचानक गायब हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खा लिया। आरव की सांस रुक गई, दिल धड़कते हुए जैसे थम गया। तभी पीछे से धीमी आवाज गूंजी, तुमने मेरी मिठाई ले ली। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। फैक्ट्री की दूसरी छत पर एक और काली परछाई खड़ी थी, लाल आंखों के साथ, लेकिन दिसमाल उसकी हंसी में शांति के बजाय क्रोध झलक रहा था। आरव तेजी से कार में बैठा, लेकिन परछाई सड़क के बीच में अचानक प्रकट हो गई। लाल आंखों ने उसकी कार की रोशनी को पकड़ लिया। सारा वातावरण ठंडा और धुंधला हो गया। आरव, नहीं, यह संभव नहीं, ये कैसे? आरव ने हिम्मत जुटाई, कार को स्टार्ट किया और तेजी से पीछे की ओर भागा। पर सड़क बदलती जा रही थी। हर मोड़ पर वही टूटे फैले मशीन के ढेर और गलियों की आवाजें बढ़ती जा रही थी, जैसे फैक्ट्री खुद ही बदल रही हो। आरव, ये वास्तविक नहीं हो सकता। मैं कहीं खो गया हूं। फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। कबीर का मैसेज आया, भाई तुरंत बाहर निकल, वहां और इंतजार मत करो। आरव ने तुरंत हाई बीम ऑन की, लेकिन रोशनी ने कुछ नहीं बदला। परछाई अब कार के सामने थी और लाल आंखों ने उसकी दिशा तय कर दी। तभी दूर से कोई आवाज आई, आरव पीछे मुड़कर मत देखो, सीधे आगे बढ़ो। आरव ने तुरंत महसूस किया, ये वही बूढ़ा आदमी था जो पिछली बार उसे फैक्ट्री से बचा गया था। लेकिन अब आदमी कहां से आया? हवा में उसकी उपस्थिति हल्की रोशनी की तरफ फैल गई। आरव ने आदेश का पालन किया, सिर नीचे करके कार तेज चला दी। परछाई पीछे पीछे दौड़ रही थी। हर कदम पर लगता जैसे हवा में किसी ने हाथ फंसाया हो। आरव ने देखा कि सड़क धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। टूटे फैले ढेर गायब हुए और फैक्ट्री की भूतिया लाल रोशनी भी दूर जा रही थी। कार रुक गई। आरव ने गहरी सांस ली। हवा सामान्य थी, पर दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने पिछली खिड़की से झांका। फैक्ट्री अब सामान्य आकार में दिख रही थी। कोई परछाई नहीं, कोई लाल आंखें नहीं, सिर्फ वही खामोशी जो अब डरावनी नहीं, सिर्फ रहस्य बनकर रह गई थी। आरव ने खुद से कहा, शायद अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन ये रात कभी नहीं भूलूंगा। फैक्ट्री के अंदर का डर और उस मिठाई का रहस्य। सूरज की पहली किरणें फैक्ट्री की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और कार धीरे धीरे आगे बढ़ाई। रास्ता अब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिल में डर अभी भी गूंज रहा था। आरव, कबीर, सच में मुझे लगता है हम केवल भागे नहीं, हमने कुछ देखा है, कुछ महसूस किया है, और शायद वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। कबीर भाई, जो देखा वो केवल शुरुआत थी। ऐसे स्थानों में समय और जगह की कोई सीमा नहीं होती। वहां का डर वही रहता है, लेकिन जिनके पास हिम्मत हो वो बच निकलते हैं। आरव ने फैक्ट्री की ओर आखिरी बार देखा। उसे याद आया बूढ़े आदमी ने क्या कहा था, तुम लोग मिठाई नहीं लाए थे, बल्कि उस आत्मा के लिए निमंत्रण लाए थे। फिर अचानक उसे समझ आया, मिठाई की खुशबू ने फैक्ट्री की आत्माओं को खींचा था। वो केवल उसकी मिठाई नहीं थी, बल्कि उस रात के लिए एक निमंत्रण पत्र बन गई थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। फैक्ट्री की खामोशी में हल्की धुंध उठ रही थी। कहीं दूर वो काली परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसका एहसास अभी भी हवा में था, जैसे कोई अभी भी उसे देख रहा हो। आरव ने कार को तेज किया, लेकिन तभी पीछे से तेज हवा का झोंका आया। दरवाजे झटके से बंद हो गए और कार की साइलेंसर वाली आवाज भी गुम हो गई। सिर्फ फैक्ट्री की खामोशी
और वो मीठी खुशबू बाकी थी। आरव हिसाब में ये असली है, मुझे बचने का मौका मिला, पर तभी उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। फिर मिलेंगे। आरव ने अपनी सीट बेल्ट कस ली। वो जान गया कि ये केवल आरंभ था, फैक्ट्री का रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। आरव और कबीर ने तार को धीरे धीरे शहर की ओर मोड़ा। रास्ते में कभी कभी पीछे की साइड मिरर में टिमटिमाती कोई छाया दिख जाती, लेकिन वो जल्दी से गायब हो जाती। ये उनके डर को और बढ़ा रही थी, पर अब वो सुरक्षित थे। कबीर देख, कभी कभी कुछ जगहों का डर असल में केवल चेतावनी होती है। अगर हमने वहां रात में ज्यादा समय बिताया होता, शायद हम बाहर नहीं आते। आरव, मैं अब जान गया हूं, फैक्ट्री केवल खंडर नहीं, ये एक जिंदा जगह है। जो भी यहां आता है उसका सामना केवल अदृश्य शक्ति से ही नहीं, अपने भीतर के डर से भी होता है। कार ने शहर की सड़कों को छू लिया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। फैक्ट्री अब धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। लाल रोशनी, काली परछाई और मीठी खुशबू सभी कहीं खो गए थे, लेकिन रहस्य अभी भी जीवित था। आरव, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन यह अनुभव कभी नहीं भूलूंगा। ये डर, ये रहस्य और ये मीठी बर्फी। कबीर हंसा और बोला, भाई, जिंदगी में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अनुभव करके जाना जाता है, और कुछ स्थान हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि इंसान का डर भी कभी कभी सच में जीवित होता है। आरव ने गहरी सांस ली। कार धीमी हुई और दोनों दोस्तों ने देखा कि शहर की पहली रोशनी में फैक्ट्री का खंडर केवल एक सामान्य धरोहर की तरह दिख रहा था, लेकिन उनके दिल में ये विश्वास था, वो रात, वो फैक्ट्री और वो मिठाई हमेशा उनके साथ रहेगी।